हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर लेकर आ गया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, वो भी किसके हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं। ठीक है, मानव शरीर से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप निःशुल्क डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह 2 लाइनें, ठीक है, आप समझदार तो हैं, ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो सुनिए। ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल उसके चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इन लाइनों के साथ में। आज का हमारा धमाकेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हैजा जिसे हम कॉलरा बोलते हैं। ठीक है, हैजा रोग किस बैक्टीरिया से होता है। तो ये होता है विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया से। ठीक है, क्या होता है, विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया से होता है क्या, हैजा रोग। ठीक है, और बात कर लेते हैं हैजा रोग पे थोड़ी। जो हैजा जो होता है वो जो फैलता है, तो इसके हैजा फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो दूषित जल व भोजन के सेवन से। ठीक है, दूषित जल का सेवन करेंगे, दूषित भोजन का सेवन करेंगे, तब जो है हैजा फैलता है इस कारण से। ठीक है, और इसमें जो लक्षण होते हैं, हैजा में जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें दस्त आएंगे। जो पेशेंट होगा हैजा का उसको दस्त आएंगे, उल्टियाँ होंगी, और बाद में जब दस्त और उल्टियाँ होंगी तो उसके बाद में क्या होगा, शरीर से पानी निकल जाएगा, तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और बात कर लें यदि हैजे की, तो हैजे में जो इसका इसमें कि मतलब क्या उपाय की जाए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला तो हैजे का टीका लगवाना चाहिए, साथ में स्वच्छ भोजन व और पानी का इस्तेमाल करें। और ख़ासकर पानी की बात करें तो उबला पानी हो तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। ठीक है, तो हैजे का टीका लगवाएं, स्वच्छ और साफ़ सुथरा भोजन करें, और कोशिश करें उबले पानी का सेवन करें। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है खांसी, काली खांसी जिसे हम कुकर खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, कुकुर खांसी जिसे बोलते हैं, किस बैक्टीरिया से होता है। तो ये होता है हीमोफिलस परट्यूसिस बैक्टीरिया से। ठीक है, किससे होता है, हीमोफिलस परट्यूसिस बैक्टीरिया से होता है। और खासकर यह जो होता है बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, जो काली खांसी होती है, हालांकि होता तो सब में है लेकिन अधिकतर बच्चों में ये दिक्कत होती है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है, ठीक है, जो प्रभावित अंग है वो जैसे गला हो गया, आपकी नाक हो गई, और जो श्वसन प्रणाली जो होती है, ठीक है, वो भी इससे प्रभावित होती है। और खासकर श्वसन प्रणाली जो है वो बच्चों में ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, और इसके सावधानी के लिए यदि बात कर लेते हैं तो इसमें होता है DPT का टीका लगता है। ठीक है, कौन सा, DPT। ठीक है, DPT का टीका लगता है। ठीक है, तो DPT का टीका मतलब इसका लगवाना चाहिए इस रोग में। और DPT का मतलब होता है, डी जो होता है, तो अभी इसको मैं बता रहा हूँ इधर लिखकर थोड़ा, ये हो गया डी, ये हो गया पी, और ये हो गया टी। ठीक है, DPT का एक टीका होता है। ठीक है, तो इसमें जो डी होता है, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। ठीक है, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, और पी का मतलब होता है परट्यूसिस यानी काली खांसी, और टी का मतलब होता है टिटनेस। ठीक है, टी का मतलब होता है टिटनेस। और ये जो टीका होता है DPT का, ये किसके, ये 3 रोग होते हैं इसमें, इनमें लगता है। ठीक है, किसमें, डिप्थीरिया में भी इसका लगेगा, और परट्यूसिस यानी काली खांसी के लिए भी होता है, और टी मतलब टिटनेस में भी ये लगता है। ठीक है, तो ये जो DPT होता है, ये 3 जैसे डिप्थीरिया में, पी और परट्यूसिस में हो गया यानी काली खांसी में, और टिटनेस में भी लगता है इसका टीका। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसमें जो टिटनेस होता है। ठीक है, टिटनेस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, धनुष रोग या लाक्जा रोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, धनुष रोग या लाक्जा रोग। और ये जो टिटनेस होता है, ठीक है, ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु से होता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु से होता है। और ये खासकर ये होता किससे है, जब हम किसी जंग लगे हुए, ठीक है, जंग लगे हुए लोहे से कट जाते हैं या घाव हो जाता है, जिसमें जंग लगी हो, दीमक लगी हो, मूर्छा लगा हो, कोई लोहा जैसे पड़ा है काफ़ी टाइम से, उसमें जंग लगी होती है और मूर्छा लगा होता है, दीमक लगी होती है, तो जंग लगे लोहे से जब हम कट जाते हैं, और ना ही जंग लगा लोहा होगा फिर भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा जंग की होगी। ठीक है, तो जब भी आप मतलब
लोहे से बाई चांस कट जाते हैं या कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पे टिटनेस होने का 100% चांस बना रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब मतलब जंग लगे हुए लोहे से करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है, आप ये टिटनेस का असर चालू हो गया तो उसमें दिक्कत होगी, आपको तेज बुखार आएगा, ठीक है। शरीर में ऐंठन हो जाती है, शरीर ऐंठने लगता है और साथ में जो शरीर जो होता है वो धनुष के आकार के लगभग में तन जाता है, मतलब टाइट होने लगता है, ठीक है। और इसमें जो दिक्कत होती है खासकर जबड़े जो होते हैं ये मतलब बंद होने, चाप जो होती है दांतों की, जबड़े जो होते हैं बंद होने लगते हैं। और इसका जो उपाय की बात करें तो इसका उपाय, इसमें इंजेक्शन आता है, ठीक है। कौन? टिटवेक इंजेक्शन आता है या फिर ATS का एक इंजेक्शन आता है, इसको लगवा लेना चाहिए तुरंत, ठीक है भाई, इसको तुरंत लगवा लेना चाहिए। और ये जो इंजेक्शन होता है लगभग कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके चोट लगने के उतनी जल्दी लगवा लें, अन्यथा 24 घंटे के पहले ही कोशिश करें लग जाना चाहिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं यदि इससे तंत्रिका मतलब जो टिटनेस रोग होता है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है सोयाबीन और मूंगफली में कौन सा प्रश्न नंबर 3 है, सोयाबीन और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। सोयाबीन और मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न नंबर 4, रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो है रक्त और मतलब रक्त का भी पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। आंसू का भी 7.4 होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो दोनों का 7.4 होता है, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं जल और नमक की, तो जल का भी 7 होता है और नमक का भी 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। रक्त का भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आंसू का भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसी प्रकार जल का 7 होता है और नमक का भी 7 होता है, ठीक है। और ये जो 7 है ये जो होता है जिसका भी होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और ये 7 के ऊपर वाला जितना होता है वो क्या होता है, सब वो होता है क्षारीय, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ ऊपर डायग्राम के द्वारा। ये जो पीएच लिखा है, ठीक है, पीएच जो लिखा है इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर कह लीजिए इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म या मतलब होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसकी खोज, यानी जो वो पीएच मान है इसकी खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो इसकी खोज की थी सारेंसन ने। कौन थे, सारेंसन थे, ठीक है। सारेंसन थे, ठीक है। इसके पीएच मान की खोज किसने करी थी, सारेंसन ने करी थी। और कब करी थी, तो 1909 में करी थी, ठीक है। 1909 में सारेंसन ने करी थी। और इसको मैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जो इसका स्केल होता है, ठीक है, पीएच मान नापने का जो स्केल होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक निकाला जाता है किसी भी घोल का पीएच मान, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से ये चला और यहाँ आ गया 7 तक, ठीक है। 7 तक आ गया तो 1 से लगाकर, ठीक, 1 से लगाकर 7 तक और फिर 7 से यानी 14 तक हो गया। तो 1 से मतलब 7 से पहले वाला, ये 7 से पहले वाला जितना होगा ये सब क्या होगा, ये अम्लीय होगा, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और 7 जो होगा ये होगा उदासीन, क्या होगा, उदासीन इसको बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, ठीक है, उदासीन हो गया, ठीक है। 7 से पहले वाला ध्यान रखना, 7 से पहले वाला अम्लीय, 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है। और जो 7 के बाद वाला जितना भी होगा वो सब क्षारीय हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। जो पीएच होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच जो 7 से पहले वाला होता है वो कितना होता है, 7 से पहले वाला 1 से 7 तक या 7 से पहले वाला जितना होगा वो सब अम्लीय होगा। 7 जो होता है वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। और 7 के बाद वाला 14 तक, ठीक है, वो सब क्या होगा, वो क्षारीय होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो सारेंसन ने 1909 में करी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या हमारा प्रश्न नंबर 5, मनुष्य की लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं टाइलिन और एमाइलेज, ठीक है।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन की खोज जो थी वो 1921 में फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और इनके साथी थे चार्ल्स एच बेस्ट ने करी थी। ठीक है, किसने? 1921 में फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट, ठीक है, ने करी थी। और जो बात करें इंसुलिन की इंसुलिन कहाँ पर बनता है, कहाँ इसका निर्माण होता है इंसुलिन का? तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो अग्न्याशय में होता है। ठीक है, अग्न्याशय में होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मानव शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यकृत को। ठीक है यकृत को कहा जाता है। और यकृत से बात याद आ गई, जो यकृत जो होता है, ठीक है, ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। जो यकृत होता है जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है, जो यकृत होता है ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। और यकृत का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, किसका? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। साथ में क्या इसका मुख्य कार्य होता है? पाचन के लिए जैव रासायनिक भी बनाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और पाचन के लिए जैव रासायनिक भी बनाता है। और जो पित्त होता है, पित्त का निर्माण भी यकृत में ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि पित्त का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है। लेकिन यदि कह देता है कि पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है या कहाँ पर जमा होता है, तो पित्त का निर्माण जो है यकृत में होगा। लेकिन पित्त कहाँ चला जाता है, वो जमा हो जाता है, वो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, और जो पित्त वाहिनी होती है उनके माध्यम से वो स्रावित होकर पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो पित्त का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, लेकिन पित्त वाहिनी के द्वारा वो जाकर पित्ताशय में रिस्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्या हमारा वो प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? सॉरी, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी को। ठीक है, एटीपी को। और एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और यहाँ पे एक आता है क्वेश्चन, कोशिका की मतलब ऊर्जा मुद्रा हो गया, और एक होता है कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और उसको कोशिका का पावर हाउस कहिए या कोशिका का पावर ग्रह कहिए। ठीक है, इस तरीके से उसके नाम होते हैं, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का पावर ग्रह कह लीजिए। ठीक है, या विद्युत ग्रह कह लीजिए कोशिका का। तो कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, क्वेश्चन है पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने कब करी थी? तो 1928 में करी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 10 है, डीएनए की द्विगुणी कुंडली जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, डीएनए की द्विगुणी कुंडली जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। तो इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, और बात कर लेते हैं थोड़ी डीएनए जो शब्द है, तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो आरएनए एक होता है, तो आरएनए का मतलब होता है आरएनए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखना, पूछ लेता है कभी कभार। अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 11 है, दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? ठीक है, दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कौन सी ग्रंथ से होता है या कौन सी ग्रंथ करती है? तो ये करती है पीयूष ग्रंथ। ठीक है, कौन सी ग्रंथ है? पीयूष ग्रंथ है। और पीयूष ग्रंथ के बारे में आपको बता देता हूँ जो थोड़ा मालूम है मुझे, कि ये जो पीयूष ग्रंथ होती है अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। ठीक है, कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। और जो इसका वजन पूछ ले आपसे, ठीक है, इसका वजन पूछ ले कितना होता है, तो इसका वजन होता है 0.6। ठीक है, ये होता है ग्राम।
0.6 ग्राम होता है, या फिर अंश में पूछे तो आप बता देना 0.02 अंश हो जाता है। ठीक है, अंश हो जाता है। ठीक है, ग्राम की बात करें तो 0.6 ग्राम हो जाएगा। यदि अंश की बात करता है तो 0.02 अंश हो जाता है। ठीक है, और ये जो मतलब होती है पीयूष ग्रंथि, इसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं और इसे ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है हमारा प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है और अग्नाशय जो है इस पे थोड़ी सॉरी, अग्नाशय कौन सा है क्वेश्चन? हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न कि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है? ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है 14 नंबर, शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है? तो वो होती है अग्नाशय। ठीक है, अगला है प्रश्न 15, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इसमें जो है जस्ता जो है उपस्थित होता है। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 16, काइफोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राउंड बैक के नाम से। और इसमें दिक्कत क्या होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पीछे की तरफ निकल जाती है। ठीक है, पीछे की तरफ निकल जाती है। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, कैंसर के इलाज में उपयुक्त गैस है? तो ये हो जाती है रेडान गैस। ठीक है, रेडान गैस जो होती है वो कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब कैंसर की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, वो उसमें जब WBC जो होता है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, उसकी जब संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड कैंसर में जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तो मतलब यही होता है कि आपको ब्लड कैंसर हो जाता है। किसके कारण? WBC की संख्या बढ़ने के कारण। अगला देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र लिखा है, कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा मस्तिष्क संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मतलब तंत्रिका तंत्र कहिए या नर्वस सिस्टम संबंधी अध्ययन को कहिए या फिर क्या कहेंगे आप, या मस्तिष्क संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये इसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क संबंधी अध्ययन न्यूरोलॉजी, और क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम संबंधी अध्ययन न्यूरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज़ है, कुछ भी लिख सकता है एग्जामिनर। अगला देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, EEG। ठीक है, क्या है EEG? जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम होता है, का प्रयोग किस स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, यानी EEG का प्रयोग किसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों का या मस्तिष्क की गति वो स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? EEG। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 21, मेडुला ऑब्लंगेटा मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, यानी मस्तिष्क में पाया जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है पिट्यूटरी ग्रंथ, जिसे हम मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथ यानी मास्टर ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। और मैंने अभी आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि हो या नाम लिखा हो या मास्टर ग्रंथि नाम लिखा हो या पीयूष ग्रंथि नाम लिखा हो, एक ही चीज़ है। और ये जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है या ग्लैंड होती है, इसका जो वजन होता है कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, और बात करें अंश में तो अंश में कितना हो जाएगा? 0.02। ठीक है, ये अंश हो जाता है। ठीक है, अंश हो जाता है। और यदि पूछ ले इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है मटर के दाने के जैसा होता है। ठीक है, और ये लगभग 13 प्रकार के मतलब जो है क्या करती है? 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है,
और ये एक जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर क्या है हमारा, 23 है। जीन शब्द किस वैज्ञानिक की देन है, तो ये जोहानसन की है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 24। टीबी नहीं, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे टीबिया होना चाहिए। ठीक है, जो हड्डी होती है टीबिया पैर की, उसकी बात करी गई। ठीक है, तो टीबिया और फिबुला हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पैर में पाई जाती हैं। ठीक है, टीबिया और फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती हैं, ये पैर में पाई जाती हैं। ठीक है, जो ये घुटना होता है हमारा, ठीक है, घुटना होता है पैर का, जहाँ से हम इसको फोल्ड करते हैं पैर को। ठीक है, इसके ऊपर जो होती है वो कौन सी हड्डी होती है, घुटने के ऊपर जो सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है शरीर की, वो फीमर होती है, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं जो फीमर हड्डी होती है उसके नीचे की जो हड्डी होती है, यानी घुटने से तलवे तक की। ठीक है, जहाँ पर टखना होता है, तो घुटने से टखने पर यानी तलवे तक की जो हड्डी होती है, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। ठीक है, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जो ये जोड़ होता है, इसके ऊपर की जो हड्डी होती है वो होती है फीमर अस्थि कहिए या उरु अस्थि कहिए, जो थाई की हड्डी होती है, जांघ की। ठीक है, वो सबसे बड़ी होती है। और जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, वो यही हमारी मतलब जो फिबुला होती है, टीबिया फिबुला, इसी में जो होती है यही वाली होती है। ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी टीबिया फिबुला। अगला देखते हैं क्या है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। और एक क्वेश्चन आ जाता है आरबीसी, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन को कहा जाता है। और स्प्लीन का जो प्लीहा और तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है हमारा, 26 नंबर। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है, तो ये होता है कार्निया। ठीक है, क्या होता है, कार्निया, जिसे हम नेत्र पटल भी कहते हैं। मायोपिया और मायोपिया जो होती है, ठीक है, मायोपिया जो होती है वो आंखों से संबंधित होती है। ठीक है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, 2 याद आ गया, मायोपिया और या हाइपरमेट्रोपिया, ये 2 बीमारी जो होती हैं ये किससे संबंधित होती हैं, आंखों से संबंधित होती हैं। मायोपिया जो होती है वो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया जो होती है वो दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, जमाई यानी उबासी या यॉर्निंग, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। ठीक है, आप समझ लेना क्या लिखा है, जमाई या उबासी या फिर यॉर्निंग आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो इनका जो जमाई या उबासी आने का मुख्य कारण जो होता है वो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है। ठीक है, होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब हमें उबासी लेनी पड़ती है। ठीक है, किस लिए, ताकि हम ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में मतलब मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो उसलिए हमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होता है। ठीक है, और जो श्वसन अंग होता है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में श्वसन अंग कौन सा है, तो आपको ऑप्शन देंगे, मुंह हो गया, नाक हो गई, गला हो गया या फेफड़े हो गए। तो शरीर का जो श्वसन भाग होता है, ठीक है, जहाँ से हम सांस लेते हैं वो क्या है, वो होते हैं फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े होते हैं श्वसन अंग। ठीक है, शरीर में श्वसन अंग कौन से हैं, फेफड़े होते हैं। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 28, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ये होता है यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, तो ये होता है ओ। ठीक है, ओ होता है। और रक्त समूह 4 होते हैं, कौन से, ए हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद बी हो गया, फिर ए बी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया, फिर ओ हो गया। तो जो इसमें ओ होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है और ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक है, यानी सर्वदाता रक्त समूह ओ हो जाएगा और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी हो जाता है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं इसी क्रम में कौन सा है प्रश्न, 29 नंबर। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है। ठीक है, और कितना कवर किए होता है, लगभग 66% सेरिब्रम कवर किए होता है। ठीक है, बाकी बचा हुआ अन्य कवर करते हैं। तो शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा
किसका है, सॉरी मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, सेरिब्रम है। कितना है, लगभग 66% होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। त्वचा, आँख, बाल को रंग कौन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये होता है मेलानिन। ठीक है, हमारी त्वचा का रंग, हमारी आँखों का रंग, हमारे बालों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो मेलानिन की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है, जितनी अधिक मात्रा में हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा होगी, ठीक है, जितनी अधिक मात्रा हमारे शरीर में मेलानिन की होगी उतने ज़्यादा हमारा शरीर क्या होगा, मतलब सांवला या फिर काला कह लीजिए, काला होगा, बाल भी काले होंगे, आँखों का रंग भी काला होगा। यदि जितनी मतलब मेलानिन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर यदि कम होती है, ठीक है, कम होती है तो क्या होगा कि हमारे जो बाल होंगे वो मतलब भूरे या सुनहरे हो जाएंगे, आँखें जो होंगी वो मतलब हरी हो जाएंगी या नीली हो जाएंगी या भूरी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगी। और जो त्वचा होगी वो बढ़िया कोमल कोमल और कैसी गोरी हो जाएगी, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह। ठीक है, कैसी होगी, गोरी होगी, सफ़ेद होगी, श्वेत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेलानिन की मात्रा जब शरीर में होती है तो उससे एक फ़ायदा भी होता है भाई। क्या फ़ायदा होता है, जो सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, हमारी त्वचा पे पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो उनका विरोध करने में जो मेलानिन होता है, ठीक है, उनको अवरुद्ध कर देता है, रोकता है। तो जो जिनके अंदर मेलानिन की मात्रा अधिक होती है उनको कैंसर होने की संभावना सूर्य द्वारा कम होती है। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर कम होती है, सॉरी जिनके अंदर अधिक होगी मेलानिन की मात्रा उनको कैंसर का खतरा, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से कैंसर होने का खतरा कम होगा। और जिनके अंदर मेलानिन की मात्रा कम होगी तो उनके अंदर मतलब ज़्यादा चांस रहेंगे सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसके माध्यम से कैंसर होने के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। दांतों को किस का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, दांतों को किसका हिस्सा माना जाता है, तो ये माना जाता है पाचन तंत्र का। ठीक है, दांतों को किसका, मुंह का नहीं, शरीर का मतलब नहीं माना जाता, मुंह का हिस्सा नहीं माना जाता, ये पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भोजन की पाचन करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, भोजन पाचन करने की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे मुंह से ही भोजन की पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दांतों की। तो दांत जो होते हैं, ठीक है, तो दांत जो होते हैं ये मनुष्य के जीवन में कुल दांत कितने, क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के जीवन में कुल दांत कितने निकलते हैं, तो 52 दांत होते हैं। ठीक है, कितने, 52, 52 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में निकलते हैं, जिसमें से जो 20 दांत होते हैं जो शुरुआत के दांत जो होते हैं, दूध के दांत जिनको बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं। ये बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से 12 या 14 वर्ष की उम्र तक जाते जाते ये टूट भी जाते हैं 20 दांत। ठीक है, ये 20 दांत जो निकलते हैं बच्चे में, फिर ये 12 से 14 वर्ष की उम्र तक बच्चा जब पहुंचता है तो ये सारे दांत 20 ही टूट जाते हैं। और इसके बाद फिर स्थायी दांत निकलते हैं। ठीक है, स्थायी दांत निकलते हैं जो कि 32 होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 52 दांत निकलते हैं। और दांतों पर अधिक जानकारी यदि चाहते हैं तो मैंने पूरा डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है, उसका जो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आप ढूंढिएगा मेरे चैनल पे तो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ऊपर कितने हैं, नीचे कितने, कृंतक कौन से हैं, इंसीजर कौन से हैं, ठीक है, मोलर्स कौन है, प्री मोलर्स करते हैं, ये सब मैंने उसमें डिस्कस करके बताया है। और जो दांत होते हैं इनमें रोग लगता है पायरिया। ठीक है, पायरिया जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, पायरिया रोग जो होता है वो दांतों से संबंधित होता है और विटामिन सी की कमी से हो जाता है। इसमें विटामिन जो पायरिया होता है, इस रोग में क्या होता है कि मुंह से बदबू आती है और जो दांत होते हैं उनसे ब्लड वगैरह निकलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। प्रश्न नंबर 32 है। ठीक है, हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको टस्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। और हाथी में कुल दांत कितने होते हैं, तो 14 कुल दांत होते हैं हाथी में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डेंटाइन। ठीक है, दांतों का जो आंतरिक भाग होता है उसे डेंटाइन कहते हैं और जो बाहरी भाग होता है उसे इनेमल कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत कठोर होता है। ठीक है, इनेमल जो होता है बहुत कठोर होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। मानव में कुल कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो मानव में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं।
प्रश्न नंबर 35, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका कोशिका जो होती है, इसमें जन्म के बाद फिर कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र होता है? तो यह होता है प्रामस्तिष्क, ठीक है, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र होता है? तो प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। ठीक है, प्रामस्तिष्क को ही सेरिब्रम कहा जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर क्या है, 37 है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ठीक है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये होती है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। और जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है उसको स्फिग्मोमाइनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 mmHg होता है। जो 120 ये जो होता है, ठीक है, ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और जो ये 80 होता है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 38 नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 38 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? रक्त होना चाहिए। ठीक है, क्या है? रक्त का अध्ययन, यहाँ पे आप रक्त पढ़िए। ठीक है, इसको रक्त मानिए आप। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है हिमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी जो है अध्ययन कहलाता है। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? ये आप हमें कमेंट में बता देना, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जो साइटोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, वो आप हमें कमेंट में बता देना। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, 39, हृदय एवं हृदय संबंधी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय व हृदय संबंधी बीमारी के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, और जो हृदय में मसल्स पाई जाती हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय में किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं? तो कार्डियक मसल पाई जाती हैं हृदय में। ठीक है, और हृदय में कितने 4 कोष्ठक होते हैं और 4 ही वाल्व होते हैं। और हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना होता है, पंप करना होता है। और जो ब्लड को पूरे शरीर में लेकर जाता है उसे धमनियाँ बोलते हैं। और जो वही ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर आता है, मतलब एक ले जाता है तो उसको धमनी ले जाती है। ठीक है, जो उसी को ब्लड को इकट्ठा फिर से मतलब लेकर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? सिराएं बोलते हैं। ठीक है, ले जाते हैं पूरे विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक। कौन ले जाता है? धमनियाँ। और वही ब्लड को इकट्ठा फिर से दोबारा कौन ले आता है वापस? तो वो होती हैं सिराएं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है हमारा क्वेश्चन, रीनल धमनी का मुख्य कार्य होता है? तो रीनल धमनी का मुख्य कार्य होता है हृदय से किडनी तक रक्त ले जाना। ठीक है, यानी हृदय से उठाया और किडनी तक ले जाना किसका कार्य है? ये रीनल नामक धमनी का कार्य होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 42, शरीर का तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है थर्मामीटर द्वारा। ठीक है, थर्मामीटर या थर्मोमीटर, जो कुछ आप समझ में आए वो कह लीजिए। तो शरीर का तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होना चाहिए? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, और ये दिया जाता है क्वेश्चन की सेल्सियस में, तो ये हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और बात कर लें केल्विन की तो 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन हो जाता है। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है? तो मानव शरीर जो होता है उसमें कुल हड्डियां होती हैं 206। यहाँ पे एक शब्द मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, कि वयस्क में यंग जो व्यक्ति होता है, ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। ठीक है, और वयस्क का मतलब इसलिए है कि जो बच्चा होता है, ठीक है बच्चे में जो होती हैं मतलब 206 से अधिक होती हैं, लगभग 300 के आसपास हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, बच्चे में 300 के लगभग में हड्डियां होती हैं। लेकिन बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे ही उसमें हड्डियां जो हैं आपस में जुड़ती चली जाती हैं। इसलिए वह जुड़कर, जैसे मान लो 2 हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ गई तो जो 2 की जगह पे कितनी बची? 1 हो गई। मान लो जैसे ये हड्डी है,
ये बड़ी होती गई, इधर से भी ये बड़ी होती, फिर ये एक रूप ले लिया। इसी प्रकार से बहुत सारी हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़कर एक रूप ले लेती हैं। तो इसीलिए धीरे 300 के आसपास होती हैं, लेकिन जो जो बच्चा बड़ा होता है, यंग हो जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है या उसके ऊपर प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है, तो उस समय क्या होता है, हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और लगभग कितनी होती है, 206 हड्डियां रह जाती हैं वयस्क अवस्था में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर 44 है हमारा। ठीक है, देखते हैं क्या है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और बात करी जाए कि हड्डियों में कैल्शियम कितना होता है, तो हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वो 99% होता है। ठीक है, और हड्डियों में जल पाया जाता है कितना, हड्डियों में जल पाया जाता है 22%। ठीक है, कैल्शियम 99%, जो जल होता है वो 22% पाया जाता है। अगला देखते हैं 45 नंबर। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कार्टिलेज में, ठीक है, कार्टिलेज में जिसे हम उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ठीक है, हड्डी को अस्थि बोलते हैं, कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं। ठीक है मतलब हड्डी जो होती है कड़क होती है, लेकिन जो उपास्थि होती है, कार्टिलेज होता है, वो मुलायम होता है। जैसे हमारी नाक की हड्डी हो गई, कान की हड्डी हो गई, कान को देखिए मड़ोड़िए, इसमें बहुत मतलब मुलायम मुलायम हड्डियाँ होती हैं कान में। नाक इसी प्रकार से नाक होती है। ठीक है, और ये जो हमारे शरीर के हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट के ऊपर जो होता है, तो मतलब हड्डी जो होती है वो मुलायम हड्डी होती है। जो नॉनवेज खाते होंगे वो चिकन उकन, तो देखा होगा कभी जो हड्डी होती है उसको जब तोड़ते हैं धूड़ते हैं तो देखा होगा वो मुलायम होती है, लेकिन जो ही उसके आगे तोड़ेंगे तो कड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जो हड्डी के मुहाने पर जो हड्डी होती है वो होती है कौन सी, कार्टिलेज की बनी होती, मुलायम होती है। जैसे नाक की हो गई और कान की हो गई, ये सब क्या है, कार्टिलेज हैं, उपास्थि हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था 45 में, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 46 क्या है, बर्फ द्वारा की गई चिकित्सा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बर्फ द्वारा की गई चिकित्सा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रायोथेरेपी, आइसोथेरेपी या जल शीत चिकित्सा। ठीक है जल चिकित्सा जो होती है वो हाइड्रोथेरेपी होती है। ठीक है, मुंह से निकल गया जल, लेकिन जल इसमें नहीं आएगा, वो जल चिकित्सा जो होती है वो हाइड्रोथेरेपी उसको कहते हैं। ठीक है, विद्युत चिकित्सा जो होती है उसे इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 46 में, बर्फ द्वारा की गई चिकित्सा क्या कहलाती है? तो इसमें कहलाती है क्रायोथेरेपी कहिए या आइसोथेरेपी कहिए या फिर शीत चिकित्सा कहिए। ठीक है, और ये क्यों करी जाती है बात करें तो ये जैसे मान लो किसी खिलाड़ी को या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है। ठीक है, चोट लग गई, अब वहाँ पे तुरंत उसका उपचार क्या होना चाहिए कि जो जिस भाग में चोट लगी है उसको बर्फ़ से सिकाई करिए या आइस पैक द्वारा सिकाई कीजिए, और उसमें जो सूजन होती है, सूजन को कम करता है बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ द्वारा जब सिकाई होती है या चिकित्सा दी जाती है तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे चोट लगी होती है, सूजन होती है, उस सूजन को कम कर देता है। ठीक है, और जो दर्द हो रही है, दर्द में भी राहत करता है शीत चिकित्सा, जिसे हम क्रायोथेरेपी या आइसोथेरेपी या फिर शीत चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, रेडियस और अल्ना नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो रेडियस और अल्ना नामक हड्डियां जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ये आपने बताना है। तो रेडियस हो गई और अल्ना हो गई, ये हड्डियां सभी हाथ में पाई जाती हैं। ठीक है, हाथ में पाई जाती हैं। तो जो रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस होती है ये अंगूठे के साइड में होती है। ठीक है, और जो अल्ना होती है वो छंगुनिया के साइड में होती है। ठीक है, रेडियस हड्डी जो होती है वो कहाँ होती है, अंगूठे के, हाथ जो हमारा हो गया, ये कोहनी से लगाकर यहाँ कलाई तक का जो हाथ होता है, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जो अंगूठे के साइड में होती है, ठीक है, उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अंगूठे के साइड वाली जो हड्डी होती है उसको रेडियस बोलते हैं। जो छंगुनिया जो होती है, सबसे लास्ट वाली छोटी अंगुली, उसको क्या बोलते हैं गांव में या क्षेत्रीय भाषा में, छंगुनिया। ठीक है, जो छंगुनिया के साइड में होती है उसको, यहाँ पे अन्ना लिखा है, ठीक, अन्ना नहीं होगा, अन्ना का मतलब तो कहीं कहीं भाई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्ना जरूर है। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना ऐसे लिखा जाता है, अल्ना, अल्ना। ठीक है, ऐसे अल्ना। ठीक है, तो रेडियस और हमारा क्वेश्चन क्या है, रेडियस और अल्ना नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये दोनों हाथ में पाई जाती हैं। कहाँ से, कोहनी से लगाकर कलाई तक, और ये जो कोहनी के ऊपर कंधे तक जो होती है बाजू की हड्डी, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, तो उम्मीद करें समझ में आया होगा। अंगूठे के साइड में याद रखना, अंगूठे के साइड में जो होती है वो रेडियस होती है, जो छंगुनिया के साइड में होती है वो अल्ना होती है। ठीक है, और जो
ये क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी होती है ये कहाँ होती है, ये बाजू में होती है, ठीक है। बाजू मतलब कोहनी से लगाकर कंधे तक की जो हड्डी होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। और जो स्केपुला हड्डी होती है ये दोनों जो कंधे होते हैं हमारे, ठीक है, कंधे के ऊपर वो जो चकत्था टाइप के दो नहीं निकले होते हैं, हंसुला टाइप के, एक मतलब वो करछुला टाइप के, वो दोनों कंधों पे पीछे बैक साइड में होते हैं, उनको स्केपुला बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉलर बोन बात करें कॉलर बोन की, जो हमारी ये घींच होती है, गला होता है, गले के साइड में जो जहाँ पे कॉलर जैसे शर्ट का जो कॉलर होता है वो कॉलर किन पर रुका होता है, जब हम बटन बंद करते हैं तो वो सब कॉलर जो होता है कि कौन सी कॉलर बोन हो इनको कहते हैं, ठीक, कैबिलिकल बोन कहते हैं, ठीक, कॉलर बोन होते हैं। चलिए इसके और मैं बता दूं आपको, ये हड्डियों के जोड़ या हड्डियों संबंधित पूरी विधिवत जानकारी चाहते हैं तो उसके मैंने हड्डियों के ज्वाइंट और साथ में एक और वीडियो बनाए हैं सिर्फ हड्डियों पर, तो पूरे डिस्कस सहित मैंने वीडियो बना रखे हैं, चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 48, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी जिसको हम रतौंधी या निक्टालोपिया कहते हैं, ठीक है, निक्टालोपिया। तो नाइट ब्लाइंडनेस को कहिए या रतौंधी कहिए या निक्टालोपिया कहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग किस विटामिन से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल, ठीक है। और ये रेटिनाल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और बात करी जाए कि ये किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गाजर व पपीते में प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंधी में क्या होता है कि जिसको भी रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है उसमें दिक्कत ये होती है कि उसको मतलब दिन के समय दिखेगा, उजाले में दिखेगा, लेकिन अंधेरे में या रात में उसको नहीं दिखता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है। और यहाँ पे विटामिन की बात आ गई है तो मैं विटामिन से आपको बता देता हूँ, जो विटामिन है, ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो सी फंक ने करी थी, ठीक है, सी फंक ने करी थी, ठीक है। और कब करी थी, तो 1911 में, ठीक है, 1911 में की थी सी फंक ने विटामिन की खोज। और विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जल में घुलनशील, तो जल में जो होते हैं वो बी और सी होते हैं, और एक होता है वसा में, ठीक है, वसा में घुलनशील, ठीक है। तो वसा में होता है DEKA, ठीक है, जिसे में ये होता है जल वाला, ठीक है, ये जल वाला होता है, ये वसा वाला हो गया। तो जल वाला जो होता है वो BC होता है, ठीक है। जो वसा में घुलनशील होता है ये डेका होता है, तो ठीक है, मैं इसको डेका पढ़ता हूँ तो इसीलिए मुझे हमेशा के लिए याद रहता है। तो जल में घुलनशील जो हो गया वो BC हो गया, और जो वसा में घुलनशील है वो डेका है। और बात करें कि विटामिन की खोज कब करी गई है, तो 1911 में सी फंक द्वारा की गई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 49 है हमारा, बीटा ब्लॉकर औषधि किस बीमारी हेतु प्रयोग की जाती है, तो ये हार्ट अटैक के कारण मतलब बीटा ब्लॉकर औषध जो होती है किस बीमारी में प्रयोग की जाती है, तो हार्ट अटैक में प्रयोग की जाती है, यानी जब दिल का दौरा पड़ता है तब मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। दिल का दौरा कब होता है, जब रक्त की कमी हो जाती है शरीर में मतलब हृदय तक रक्त आघात हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है, WBC का टेक्निकल नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। WBC का टेक्निकल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। और WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। और इनका जो टेक्निकल नाम है वो क्या है, ल्यूकोसाइट है। और बात पूछ लेता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है, 2 से 5 दिन का होता है। और शरीर में जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 10,000 होती है, ठीक है। और ये जो WBC जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रोगों से रक्षा करना, ठीक है। WBC का जो मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। और जब शरीर में WBC की मात्रा बढ़ने लगती है, आसमानी से अधिक हो जाती है, तो ब्लड कैंसर होने का खतरा हो जाता है, ठीक है और इसी क्रम में WBC की बात आई है तो मैं बता देता हूँ RBC की भी, RBC जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। और इनका टेक्निकल जो नाम होता है वो टेक्निकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। और RBC जो होता है इसका जीवन काल जो पूछ लेता है आपसे तो बता देना 120 दिन होता है, ठीक है भैया, 120 दिन होता है। और ये पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी होती है शरीर में, तो 50 लाख होती है, ठीक है, कितनी, 50 लाख हो जाएगी, 50 लाख होती है इनकी संख्या, या फिर कह लीजिए 5 मिलियन, ठीक है। और इसके साथ में
एक इनका जो साथी होता है ब्लड में, जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, एक होता है इनके साथ में प्लेटलेट्स, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होता है, जो प्लेटलेट्स होता है, इसको मान लो ऐसे लिख देते हैं, प्लेटलेट्स जो होता है इसकी जो संख्या होती है हमारे शरीर में वो कितनी होती है, ये होती है लगभग में 2 लाख, ठीक है, 2 लाख होती है लगभग। और जो प्लेटलेट्स जिसको हम बिम्बाणु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं। और प्लेटलेट्स या बिम्बाणु जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है शरीर में, 2 लाख होती है। लेकिन इसका जीवन काल पूछ लेता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन, ठीक है, 7 दिन होता है इसका जीवन काल। और ये जो प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको मतलब टेक्निकल नाम क्या होता है, तो इनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम अपनी क्लास को रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अभी तक यदि हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, यदि अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को मन करे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो शेयर भी कर लीजिए और चाहे तो लाइक भी करिए, क्योंकि मैं तो कहता रहता हूँ लेकिन कहने से कुछ नहीं, जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक नहीं होगा शायद, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये PDF पाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर रिसीव कर लेना और डाउनलोड कर लेना। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।